उत्तर प्रदेश में पीएसी नाम का एक संगठन है, उसने 42 मुसलमानों को मेरठ से उठाया, हाशिमपुरा नाम के एक मोहल्ले से, और उनको गाजियाबाद में लाकर मार दिया। तो मारने के पीछे एक लॉजिक ये भी था कि उस कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को, उस कम्युनिटी को ऐसा सबक सिखाओ कि वो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें याद करें। 42 ही लड़के क्यों चुने गए? जो हमारी माइनॉरिटी हुई तो हमारी नागरिक है, वो भी हमारे संविधान से उतनी ही अधिकार पाती है जितनी मेजॉरिटी कम्युनिटी पाती है, पर दुर्भाग्य से वो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में मुसलमान सेफ नहीं है, क्या आप ये मानते हैं? जब तक ये आईन है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, ये बचा हुआ, तब तक मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं। आप देखें ना, जेएनयू में कुछ बच्चे नारे लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो पता नहीं कितने सालों से बंद है। अब मुकदमा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन नहीं जमानत हो पा रही। एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मां के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कहे, उसका हाथ पैर तोड़ करके उसका प्रदर्शन किया गया और अखबारों में फोटो छपवाई गई और कहा गया देखो अब ये मतलब ये मजा ले रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। और तो वो शायद कोई हिंदू करता तो उस तरह नहीं होता। विकास दुबे वाला मामला आप जानते हैं, कानपुर का जो था, तो वो भी हो सकती, लेकिन मुसलमानों के साथ ज्यादा होने की संभावना है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, कहाँ चला गया आप जरा, मतलब वो कंपेयर करने का टाइम नहीं है। तो भारत भी अगर हिंदू राज्य बन गया होता तो भारत कहाँ गया होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कोई आईआईटी आईआईएम पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाया? नहीं बन सकता, क्योंकि उनके लिए मदरसा ज़्यादा महत्वपूर्ण। आईआईटी तो छोड़ दीजिए, वो तो मदरसे के चक्कर में रहेंगे। अगर हम हिंदू राष्ट्र बन गए तो हम टूट जाएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू का लुब्बे-लुभाब होता था, और वो कहते थे कि भाई हमको कुछ भी हो जाए, हमें एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक समाज बनाना है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, जरा उनसे कहिए कि भाई हिंदू राष्ट्र का एक खाका तो हमारे सामने रखें। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होगा? क्या मनु स्मृति से चलने वाला समाज होगा? क्या औरतें वहाँ फिर सती होंगी? क्या औरतों और मर्दों को बराबर का अधिकार देगा आपका हिंदू राष्ट्र? मैं मानता हूँ कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़बरदस्त काम किया। कभी वोट इस पे नहीं मांगते कि देखो हमने इतनी अच्छी सड़कें बना दी, हमारे रेलवे का इतना हमने एक्सपेंशन किया। वोट इस पे मांगते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी सारे हिंदू एक हो जाओ, हमको वोट दे दो। तो ये बांटो और राज करो वाले ही तो एक एक्सटेंशन है। लॉ एंड ऑर्डर जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, क्या ऑन ग्राउंड वैसा ही होता है, या पावर डिसाइड करती है कि जस्टिस क्या होगा और किसके साथ होगा? हाय, मैं निहारिका के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। इनका नाम है विभूति नारायण राय जी, और आज ये हमें समझाएंगे कि सिस्टम में रहते हुए जो इन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए थे वो कैसे पॉसिबल हो पाया था। इन्होंने रियलिटी देखी है, तो ये सारी चीजें आज हम इनसे जानेंगे। आपके जो भी सवाल इस पॉडकास्ट के दौरान आपके मन में आते जाएं, वो भी आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा। लेकिन सबसे पहले वेलकम सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो एक सबसे बेसिक सवाल जो लोगों के मन में हमेशा आता होगा कि क्या हमारा जो पूरा पुलिसिंग सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है भी, या फैक्टर्स हैं जो उसे हर समय अलग अलग सिचुएशन में इन्फ्लुएंस करते रहते हैं? देखिए, इस सवाल में ही कई कंफ्यूजन छिपे हुए हैं। जैसे इंडिपेंडेंट से आप क्या समझते हैं? पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक ख़ास तरह का निज़ाम है, एक ख़ास तरह का सिस्टम है जो हमारे देश में चल रहा है। संविधान है, चुनी हुई सरकार है, कुछ लोग हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस को उनके अधीन रहना चाहिए, पुलिस उनके अधीन है। लेकिन दिक्कत तब आती है आपके सवाल से, जो दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो लोग इस सरकार को चला रहे हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम सरकार कहते हैं, वो भी किसी संविधान या किसी कानून के तहत काम करते हैं, उससे बंधे होते हैं। तो उस कानून और उस संविधान के तहत पुलिस भी है। पुलिस को उस कानून के तहत काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, उस संविधान के तहत काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य से नहीं होता है। ये इस सवाल का जो बड़ा सीधा जवाब यही है
कि ये नहीं होता है, और जो भी रूलर्स ऑफ द डे हैं, जो शाहे वक्त जिन्हें आप कह सकते हैं, वो पुलिस का अपनी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, आपके टेन्योर में जो एक बात हमेशा लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो है 1987 में हाशिमपुरा में जो हुआ था। वो लोग जिनको शायद इसकी जानकारी ना हो, उनके लिए मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही आसान अनफिल्टर्ड तरीके से हमें समझाइए कि एक्चुअली वो पूरी घटना थी क्या। देखिए, बहुत सरलीकृत उसका उत्तर यह है कि उत्तर प्रदेश में पीएसी नाम का एक संगठन है, जो अर्धसैनिक बल जिसे आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की सशस्त्र इकाई आप कह सकते हैं। उसने 42 मुसलमानों को मेरठ से उठाया, हाशिमपुरा नाम के एक मोहल्ले से, और उनको गाज़ियाबाद में लाके मार दिया। गाज़ियाबाद की 2 जगहों पे। इत्तेफाक से मैं गाज़ियाबाद का एसपी था, जहाँ से उन्होंने उठाया वहाँ तो मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने गाज़ियाबाद में लाके मारा तो मेरा जुरिस्डिक्शन शुरू हो गया। उनका दुर्भाग्य ये था, जो लोग लेके आए थे, कि वो उन्होंने 9:30-10 बजे के करीब ये घटना अंजाम दी और वो घटना स्थल से भागे। आधे पौन घंटे के अंदर ही मुझे खबर मिल गई, और मेरा हेडक्वार्टर जो था घटना स्थल से आधे घंटे की दूरी पर था, और मैं फ़ौरन वहाँ से जितने लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को लेके आ सकता था, आ गया। तो वो एक बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं, लोमहर्षक घटना थी। मेरा सांप्रदायिकता को लेकर के मेरी दिलचस्पी पुलिस में आने के पहले से थी। मैं अध्ययन करता रहता था, लिखता पढ़ता था। पुलिस में आने के बाद मुझे स्टेट का और माइनॉरिटीज़ के जो रिश्ते हैं भारत में, वो समझने का मौका मिला। तो लेकिन ये तो एक ऐसी घटना थी, मेरा ये हमेशा से मानना था कि जो इंडियन स्टेट है वो अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटीज़ के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं करता। मतलब रिश्ते जो हैं उस तरह के नहीं, जैसे एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में होने चाहिए। जो हमारी माइनॉरिटी है वो भी तो हमारी नागरिक है, वो भी हमारे संविधान से उतनी ही अधिकार पाती है जितनी मेजॉरिटी कम्युनिटी पाती है, पर दुर्भाग्य से वो हमारे देश में नहीं है। पर यह घटना तो इतनी लोमहर्षक थी, जो अविश्वसनीय, जिसे अकल्पनीय जिसे कह सकते हैं। और मैं घटनास्थल पे पहुंचा, वहां जा कर के उस दृश्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसा दृश्य है जो आप जीवन भर भूल नहीं सकते। और फिर मैंने वहाँ 2 फैसले लिए। एक पुलिस ऑफिसर था, तो ये फैसला मैंने अपने मन में लिया कि जिन्होंने भी किया है उनको उनकी जो तार्किक परिणति है, जो लॉजिकल एंड है, वहाँ तक पहुँचाएंगे उन्हें। और फिर मैं एक लेखक भी था, तो लेखक की हैसियत से मैंने तय किया कि इस पर मैं लिखूंगा। तो दोनों काम मैंने किए। हाशिमपुरा 22 मई नाम से मेरी एक किताब भी आई जी। और एक लंबी लड़ाई के बाद, मुझे लगता है लगभग 3 दशक बीते, उनको सजा दिला पाए हम लोग जी। सर, ये जो पकड़े गए थे 42 मुस्लिम लड़के, आपने बताया कि चुन चुन के पकड़े गए थे। उनको जाकर ऐसा नहीं है कि जो मिले उनको भर लिया गया, उनको जाकर स्पॉट किया गया था। क्या था ये पूरा? देखिए, ये सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना, वो तो यही है कि इन 42 लड़कों से जिन्होंने मारा 17-18 लोग, उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। हत्यारों ने जिन्हें मारा उनको कभी देखा नहीं था। जो मारे गए उनके दिमाग, आंखों में भी आश्चर्य रहा होगा, जो मारे गए होंगे, क्योंकि उनको पहचानते नहीं थे जो लोग उन्हें मार रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी इनसे दुश्मनी क्या है। सबसे जो जिस चीज़ पे हमें ध्यान हमारा जाना चाहिए, इन 42 लोगों का चुनाव कैसे हुआ। देखिए, हाशिमपुरा में तलाशियाँ चल रही थी, फौज थी, पीएसी थी, पुलिस थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। उन्होंने लोगों को घरों से निकाल करके सड़क के किनारे बैठा रखा था। इन 42 लोगों को चुन के इसलिए लाया गया क्योंकि ये जवान थे, ये हेल्दी थे, बीमार नहीं थे, ताकतवर लोग थे, और आप ये कह सकते हैं कि ये किसी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ थे। तो मारने के पीछे एक लॉजिक ये भी था कि उस कम्युनिटी की स्ट्रेंथ तोड़ दो, उस कम्युनिटी को ऐसा सबक सिखाओ कि वो आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें याद करें। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये भी उस घृणा को एक तरह से व्यक्त करता है, जो हम दुर्भाग्य से इस देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए लेके चलती है। सर, इसी के साथ एक सवाल अगर हम लोग उठाएं तो ये है कि ठीक है, 42 लोगों को लोगों ने सोचा कि हम ले जाकर मार देते हैं क्योंकि हमको माइनॉरिटी को सबक सिखाना है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं से हुई होगी ना। कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी कि हाशिमपुरा ही क्यों चुना गया, 42 ही लड़के क्यों चुने गए? क्या ये था कि जितने ज़्यादा हाथ लगे उतने ज़्यादा लड़कों को पकड़ के लाओ? क्या था ये पूरा जो प्लान बनाया गया था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और हाशिमपुरा ही क्यों? देखिए, सबसे आसान तो आपका जो दूसरा सवाल है कि 42 ही क्यों। 42 ही इसलिए क्योंकि एक ट्रक में 42 ही आ सकते थे। 42 ही आसानी से नहीं आ सकते थे,
ठूस ठूस के भरा गया, जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो बंद कर दिया गया। हाँ। 42 ये थे, प्लस उनके साथ जो 15, 16, 17 जो पीएसी के लोग थे, तो मतलब एक 3 टन ट्रक में इससे ज़्यादा आप ठूस ठूस के नहीं भर सकते। तो 42 तो इसलिए, अगर ज़्यादा हो सकते तो ज़्यादा ले जाते। पहला उत्तर तो ये। अब दूसरा उत्तर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा मैं समय लूँगा। बिल्कुल कि बिल्कुल। हाशिमपुरा ही क्यों, या इनको क्यों उठाया गया। देखिए, चूँकि मेरी कुछ अकादमिक दिलचस्पी भी है सांप्रदायिकता को समझने में, और मैं बहुत सालों से, मतलब पुलिस में आने के पहले से इस पे काम कर रहा था, पुलिस में आकर के भी ये काम मेरा जारी रहा। एक मुझे फेलोशिप भी मिली नेशनल पुलिस एकेडमी से सांप्रदायिक दंगों को समझने के लिए, और उस पर मेरी किताब भी आई, सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस नाम की मेरी एक किताब भी उस पर आई। तो मेरा शुरू से ये मानना था, देखिए ये बड़ा लंबा एक इतिहास है, 1300 साल का इतिहास है। सबसे पहले सिंध में ये मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा 710-11 में, और वहाँ हमारी पॉलिटिकल इस्लाम से मुलाकात हुई। उसके पहले इस्लाम से हमारी मुलाकात हो चुकी थी। केरल में मुसलमान आने लगे थे, लेकिन वो व्यापारी थे, व्यापार करने आते थे, बल्कि वो इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे कि उनको मोपला कहने लगे। मोपला दामाद को कहते हैं, अच्छा, है ना। वो आते थे, वहाँ पर रहते थे, वहाँ की लड़कियों शादी करते थे, वहीं घर बना लेते थे और अपना व्यापार करते रहते थे। मसाले अरब ले जाते थे, अरब से जो सामान भारत ला सकते थे वो लाते थे। तो वो एक व्यापारिक इस्लाम था। लेकिन ये पॉलिटिकल इस्लाम जब आया तो ख़ास तरह के रिश्ते बने। मतलब पहली बार स्टेट पर मुसलमानों का कब्जा होना शुरू हुआ, उन्होंने इलाके जीतने शुरू किए, और एक 200-300 साल के अंदर ऐसी स्थिति कर दी कि वो दिल्ली से लेकर के और दक्कन तक बहुत बड़े इलाके पर वो रूलर हो गए। तो ये एक बड़ी मज़ेदार स्थिति ये पैदा हुई कि देखिए, अंग्रेज़ों की तरह नहीं थे। जैसे अंग्रेज़ आए, वो यहाँ कुछ साल बिता, हर अंग्रेज़ यहाँ कुछ साल बिताता था, फिर चला जाता था। वो कभी उसके दिमाग में ये नहीं आया कि यहीं आगे बस जाए। ये मुसलमान तो आके यहीं बस गए, और ज़्यादातर मुसलमान जो आज हमारे देश में हैं, या आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले थे, वो ज़्यादातर यहीं के बाशिंदे थे। कन्वर्ट होकर के वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया था, मुसलमान हो गए थे, तो वो यहीं रहते थे जी। और एक ज़बरदस्त किस्म का, आप कह सकते हैं ना कि एक डायनेमिक्स, एक खास तरह का रिश्ता कायम हुआ। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिल करके बड़ी अद्भुत चीज़ें बनाई। मैंने, आप संगीत ले लीजिए, आप इस आर्किटेक्चर ले लीजिए, स्कल्पचर ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, लिटरेचर ले लीजिए, यहाँ तक आपने किचन में जाइए तो जो किचन वेयर हैं, जो पकवान आप बना रहे हैं, उसमें इन दोनों जो कल्चर्स हैं, इन दोनों का आपको मिश्रण दिखाई देगा। एक दूसरे से लेन देन चल रही थी। लेकिन ये भी कहना गलत है कि ये सिर्फ पीसफुल लेन देन के रिश्ते थे, ये घृणा भी थी। दोनों आपस में लड़ते भी रहे। हम लोग कई बार जो सेकुलर उस पर काम करते हैं, हम ये गलती कर देते हैं, ये कहते हैं कि साहब दिल्ली में या लखनऊ में या भोपाल में जो राजा था, बादशाह था, नवाब था, वो लड़ रहा था, और आम जनता जो गाँव में रहती थी, जो कस्बों में रहती थी, वो बड़े प्यार से रहती थी। गंगो जमनी तहजीब एक शब्द हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा था नहीं, वो लड़ते भी रहते थे। आपको दुनिया में कोई भी रिश्ता, कहीं भी ऐसा पड़ोस नहीं मिलेगा जो सैकड़ों साल साथ साथ रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह नहीं करते थे। मतलब इतनी घृणा, हमारी भाषा में भी वो घृणा है। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जैसे आप, हमारे यहाँ हिंदी में एक म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल होता है, जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। म्लेच्छ क्या है? अनक्लीन, डर्टी। ये शब्द, मज़ेदार बात है कि ये वैदिक संस्कृति से आया है म्लेच्छ। वहाँ पर जो वैदिक जो आर्य थे, वो उन अनार्यों के लिए म्लेच्छ शब्द इस्तेमाल करते थे जिनका प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का ठीक नहीं होता था। अच्छा। संस्कृत का जो उच्चारण नहीं कर सकते थे, वो म्लेच्छ कहलाने लगे। हमने म्लेच्छ इस्तेमाल किया मुसलमानों के लिए, जो अनक्लीन है, जो गंदा है, जो हमने मीनिंग ही बदल दी। मीनिंग बदल दी। लेकिन मुसलमानों ने भी इससे कम जुल्म नहीं ढाए। आप देखिए, उर्दू जो भाषा है, जब वो विकसित हुई तो वो टर्की से और पर्शियन से और अरबिक से बहुत सारे शब्द आए, उसमें हिंदू शब्द आया। हिंदू का मतलब क्या होता है टर्किश में और अरबिक में, और वही उर्दू ने ले लिया। मुझे उर्दू की एक डिक्शनरी मिली, किश्वरे, देखिए मैं अभी नाम याद आ जाता है, मैं आपको बता दूं, जो उर्दू की सबसे महत्वपूर्ण डिक्शनरी है। 1964 का एडिशन मिला मुझे, लखनऊ से छपा हुआ, यानी आज़ादी मिले भी काफ़ी साल हो चुके थे, और उस 64 का एडिशन है, जिसमें हिंदू शब्द का मतलब है चोर, छोटे कद का, स्याफाम यानी काले रंग का, उचक्का, मतलब इस तरह के। अब वो ये अर्थ 64 तक के डिक्शनरियों में है
किशोरे नाहिद, या मैं नाम डिक्शनरी का थोड़ा भूल रहा हूँ, उस डिक्शनरी में मैंने देखा तो दोनों तरफ ये घृणा और इस तरह, मतलब ये अजीब रिश्ता था जिसमें प्रेम भी था, मतलब एक दूसरे से मिलजुल करके हम बहुत अद्भुत रच रहे थे। दुनिया में उतना अद्भुत आपने जो क्रिएटिविटी का जो एरिया है बहुत कम मिलेगा आपको, दो कम्युनिटीज़ ने मिलकर इतना अद्भुत रचा हो, लेकिन हम एक दूसरे से घृणा भी कर रहे थे। वही मैंने जानबूझ के ये भूमिका बनाई कि वो उस घृणा से खास तरह के वैल्यूज़ हमें मिले। जैसे मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, तो मेरे मन में जब सांप्रदायिक दंगे को लेकर के कोई बिंब बनता है, कभी मैं सोचता हूँ तो दो तीन चीज़ें आती हैं। जैसे मैं ये मानता हूँ कि साहब दंगा मुसलमान शुरू करता है, और मैं ये मानता हूँ कि दंगे में हिंदू मारा जाता है। ये एक मोटा मोटा हमारी समझ है ना। दंगा मुसलमान क्यों शुरू करता है? क्योंकि मेरे मन में ये भरा हुआ है कि मुसलमान जालिम है, मुसलमान हिंसक है, मुसलमान को कत्ल करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती, उसके घर में तो वो जानवर काटने वाले चाकू होते हैं। उनके मुकाबले हिंदू धर्मभीर है, हिंदू तो चींटी को भी आटा खिलाता है, हिंदू तो किसी की जान ही नहीं ले सकता। ये सारी अवधारणाएं लेकर के हम बड़े होते हैं, और जब हम पुलिस में आते हैं तब भी अवधारणाएं हमारे पास रहती है, हमारे सर पे होती है। मज़ेदार बात ये हुई कि मुझे एक फेलोशिप मिली नेशनल पुलिस एकेडमी से, जिसमें मुझे यही अध्ययन करना था, और मैं ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे जो पूरा वैल्यू सिस्टम जो मेरे कंधे पर था, इसको ले करके मैंने एक काम शुरू किया। तो मुझे देख के बड़ा मज़ा आया। मज़ा क्या, मतलब बड़ी दिलचस्प स्थिति पैदा हुई कि मैंने 10 बड़े दंगे पहले चुने, फिर उनकी संख्या बढ़ाता गया, करीब 40-50 बड़े दंगे। ये मैं 1994 में काम कर रहा था, तो सन 60-61 में जब जबलपुर का दंगा हुआ, उससे ले करके तो मैंने 40-50 दंगों के स्टैटिस्टिक इकट्ठा किए, और मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई। उसमें एक भी दंगा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें कि ज़्यादा हिंदू मरे हों। ज़्यादातर में ज़्यादा मुसलमान मरे थे, और मुसलमानों में भी ज़्यादातर दंगों में 3/4 मुसलमान मरे थे, या 4/5 मुसलमान मरे थे, हिंदू बहुत कम मरे थे। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कार्रवाई क्या हुई, स्टेट ने किस तरह एक्ट किया। तो लगभग सारी जगहों पर मैंने पाया कि स्टेट की जो हैंडलिंग थी वो बायस थी। ज़्यादातर जगहों में जो गिरफ्तार हुए वो भी ज़्यादातर मुसलमान थे, जिनके घरों की तलाशियाँ हुई वो भी ज़्यादातर मुसलमान थे, जिनकी औरतों की बेहुरमती हुई वो भी ज़्यादातर मुसलमान थे। तो ये बड़ा एक मज़ेदार कंट्रडिक्शन मुझे नज़र आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और ये मुसलमान जानता भी है कि भाई अगर दंगा होगा तो हम ही मारे जाएंगे, तो फिर दंगा शुरू क्यों करता है। फिर मैं इस पे आया कि ये तो इसका मतलब तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगा कि ये जो हमारे सर बताइए, क्योंकि ये बात हमारे जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये धारणा लेकर आज भी जी रहे हैं। जी। ये कंडीशनिंग है जो हम घर में हमेशा से सुनते आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग मान के चलते हैं कि मुसलमान जो है वो निर्दयी होगा, उसको किसी को मारने काटने में दुख नहीं होता है। हम लोग बहुत सारे केसेस आज तक देखते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो जाता है और लड़का मुसलमान निकल जाता है, तो फिर वही वाले सारे पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें लगता है तुम्हारा अब्दुल अलग है। आज के समय में भी अगर किसी हिंदू लड़की की मुसलमान लड़के से शादी हो जाती है तो लोग उन फोटोज पर जाके नीचे कमेंट करते हैं कि हाँ तुम भी किसी दिन बक्से में मिलोगी या फ्रिज में मिलोगी। तो ये धारणा ही है जो बनती चली गई है। मैंने जानबूझ के इस धारणा का जिक्र किया क्योंकि अब हमें वो मानसिकता समझनी चाहिए जो पीएसी के उन 17-18 जवानों की थी, जिनकी वजह से वो 42 लोगों को ले आए जिनको पहचानते नहीं थे, जिनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, जिन्हें उसके पहले उन्होंने जीवन में कभी देखा नहीं था, और ला के मार दिया। मैंने आपसे जैसे बताया ना कि जब मैं हाशिमपुरा के उस घटना स्थल पे पहुंचा, गंग नहर पर, जहाँ पर ये दूसरा सीन था, पहला सीन मुरादनगर के पास था और दूसरा ये गंग नहर जो आज वसुंधरा, वैशाली ये सब तमाम कॉलोनियाँ बन गई हैं, वहाँ था। दूसरे सीन पर जब मैं पहुँचा तो यही सवाल मेरे दिमाग में आया कि भाई ये क्यों मारा है, इनसे क्या दुश्मनी रही होगी। और मैंने तय किया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेखक के हैसियत से तय किया कि मैं लिखूँगा। हालांकि ये भी मज़ेदार बात है कि लिखना ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ बजाय मुकदमे की पैरवी करना और दौड़ना, है ना। क्योंकि अंग्रेज़ी में देखिए कहावत है कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट। मैंने आप जो देखते हैं उसे लिख पाएँ, ये संभव मतलब हमेशा संभव नहीं होता। कई बार आप अपने को असफल मानते। तो मेरे साथ भी हुआ कि मैं पूरा मतलब लिखना ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल लिखने के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में था कि भाई इन लोगों को मारा क्यों गया। तो मैंने ये सोचा, मैंने ये तय किया कि मैं जिन लोगों ने मारा था कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं। तो उसमें सुरेंद्र पाल सिंह नाम का एक आदमी था जो सब इंस्पेक्टर था पीएसी का, जो इस टुकड़ी का नायक था।
मैं उसके चक्कर में पड़ा कि किसी तरह इससे बात की जाए। मैं गाज़ियाबाद से फिर चला गया और फिर उसके बाद भारत सरकार चलाया, तो सुरेंद्र पाल सिंह से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मैं लगातार चक्कर में रहा कि सुरेंद्र पाल सिंह पकड़ में आए और इससे मैं बात करूं। तो मुझे 3 बार ये मौके भी मिले जब सुरेंद्र पाल सिंह से लंबे मैंने इंटरव्यू लिए और ये समझने की कोशिश की कि भाई मारा क्यों तुमने। किसी आदमी की जान लेना इतना आसान नहीं है ना कि आपकी को जान लेने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कोई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऐसी बड़ी दुश्मनी हो कि आप क्रोध से एकदम बलबला रहे हो कि इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो वो आदमी थे जिनको आप जानते ही नहीं थे, नाम भी शायद नहीं मालूम, नाम भी नहीं मालूम था, ना वो आपको जानते थे ना आप उन्हें जानते। दुश्मनी की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो क्यों मारा होगा। तो यही बात जो अभी हम कर रहे थे, जब सुरेंद्र पाल सिंह का ये मानना था कि अच्छा, उसका थोड़ा बैकग्राउंड ये था कि मेरठ में हर 4-6 महीने बाद दंगे होते थे। ये सन 87 का जो दंगा, उसके पहले आप पाएंगे जिस दंगे में हाशिमपुरा हुआ उसके 2-3 महीने पहले ही दंगे हुए थे, फिर उसके 2-4 महीने पहले, मतलब हर छोटे छोटे पीरियोडिसिटी पर दंगे होते रहते। और एक आम धारणा पुलिस ऑफिसर्स में, पुलिसमैन में थी, जो आम हिंदू जनता में भी रही होगी, कि साहब मेरठ तो मिनी पाकिस्तान है। वही ये भी मानता था सुरेंद्र पाल सिंह। और इस मिनी पाकिस्तान को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं ठीक होगा तो इस तरह हमेशा होता रहेगा और ये हिंदुओं का तो जीना मुहाल कर देंगे, और ये फिर पाकिस्तानी भी हैं और जासूस भी हैं और ये पता नहीं क्या क्या करते होंगे अपने घरों में, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सुरेंद्र पाल सिंह से कहा, यार तुम ठीक है, तुम ये मानते थे कि साहब मुसलमान बड़ा जुल्मी और बहुत हिंसक होता है और मारा होगा मुसलमानों ने, लेकिन तुम तो पुलिस अफसर थे। तुम जब ये दंगा हुआ, तुम किसी भी थाने में जा कर के और वहाँ के रिकॉर्ड देख सकते, कंट्रोल रूम में बैठ जाते, वहाँ लोगों से बातचीत करते, तो तुम्हें पता चल जाता। हाशिमपुरा भी जो ये घटना है, सीक्वेंस, आप पाएंगे कि पहले दिन तो कुछ हिंदू मरे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से सिर्फ मुसलमान मरे, और उसके बाद पुलिस के हाथ तो जो मरे वो तो सिर्फ मुसलमान थे। जैसे 42 थे, इनके अलावा भी कहीं फायरिंग हुई, कहीं और कुछ हुआ, तो सिर्फ मुसलमान थे। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारा जो ये सोचना है कि मुसलमान बहुत जुल्मी है, बहुत हिंसक है, मुसलमान तो बात बात पे चाकू निकाल लेता है, मार देता है, तो ये तो गलत साबित हो जाएगा। भाई मुसलमान जो मर रहे थे वो आत्महत्या तो कर नहीं रहे थे। कोई शक नहीं कि कुछ को पुलिस या फौज या इनके उससे भी मरे होंगे, लेकिन बहुत से तो हिंदुओं के द्वारा मारे जा रहे थे। सांप्रदायिक दंगा था, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, तो हिंदुओं ने मारा होगा। तो उसको इस बात का विश्वास ही नहीं होता था। वो मुझसे बार बार कहता है, सरकार ये तो हो ही नहीं सकता, हिंदू कैसे मारेगा। मतलब उसके मन में इतना गहरे ये बात बैठी हुई थी कि हिंदू तो हिंसा कर ही नहीं सकता, हिंदू तो अहिंसक होता है। तो ये जो मैंने आपको एक अभी पहले कहा था, ये उसी के मुंह से मैंने सुना कि हिंदू तो चींटी को भी आटा खिलाता है, चलते समय ध्यान रखता है कि उसका पैर किसी चींटी पर ना पड़ जाए। ये उदाहरण उसने मुझे दिया था और एकदम मेरे दिमाग में बैठ गया कि जो आदमी 42 लोगों की जान ले सकता है, उसके मन में ये भरा हुआ है कि वो इतना हिंसक है, वो इतना धर्मभीरू है कि वो तो चलते समय भी ध्यान रखता है कि उसका पैर किसी चींटी पर ना पड़ जाए। मगर तो, ये कितनी, मतलब कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि जिस इंसान ने, आप बता रहे हैं कि उस पूरे किलिंग का वो नायक था, उसने उसी के संज्ञान में, उसी के जानने में, या हो सकता है वही हो जिसने गोलियां चलाई हो, 42 लोग मारे गए और फिर भी वो ये धारणा लेकर बैठा हुआ है कि भाई हम तो ऐसा करते नहीं है। नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए। मैंने तो उसके बाद इस किताब के चक्कर में कई यूनिवर्सिटियों में भी गया, मैं कई जगह मुझे बोलने का मौका मिला, बातचीत करने। तो मैंने देखा कि मैं जब ये कहता हूँ कि भाई देखो, मैंने 94 से लेकर के, और इस तब तक 2002 गुजरात का नहीं हुआ था, इसलिए उसे छोड़ दीजिए, 94 तक भी जो दंगे हुए थे, देखिए सन 61 में जबलपुर में पहला बड़ा दंगा हुआ। 1947 के बाद सारे कम्युनल राइट्स हिंदुस्तान में नहीं हो रहे थे, 1961 में जबलपुर में हुआ। उसके बाद 94 तक मैंने 15-20 बड़े दंगों के वो किए। जब मैं ये बताता था कि भाई देखिए, इन दंगों में इतने लोग मरे हैं, उसमें इतने मुसलमान हैं, इतने पुलिस हैं, अरे इतने हिंदू हैं, और ये आंकड़े कोई मैं तो बना के ला नहीं रहा हूँ, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, ये आंकड़े तमाम जुडिशियल कमीशंस के हैं, ये आंकड़े बहुत सारे जो NGOs हैं जिन्होंने मौके पे जाके किया, अखबारों में छपे हैं। तो अच्छा, सरकारी आंकड़े हैं, तो अगर सरकार को बताना होगा तो कोई भी सरकार, हिटलर को ही अपने आंकड़े जारी करने हो तो ये ऐसे आंकड़े तो नहीं जारी करेगा जिसमें लगे कि यहूदी उसके यहाँ सुरक्षित हैं। तो हमारे यहाँ भी कोई सरकार ऐसे आंकड़े नहीं जारी करेगी जिससे ये समझ में आए कि भाई अल्पसंख्यक उनके यहाँ असुरक्षित हैं। तो ये सरकारी आंकड़े हैं, तो इस पर अविश्वास कैसे करेंगे। तो मैंने देखा कि विश्वविद्यालयों में अध्यापक, सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स,
बड़े सीरियस किस्म के स्कॉलर, वो भी मेरे इनको मैन्युफैक्चर्ड बता देते थे और ये कहते थे ये हो नहीं सकता। ये हो क्यों नहीं सकता? इसलिए कि हम हिंदू हैं और हम धर्मभीरू हैं और हम अहिंसक हैं और हम तो हिंसा करते ही नहीं हैं। तो कहिए भाई फिर अपनी औरतों को कौन जलाता है, या जो ये घरों में बहुएं जल रही हैं ज़्यादा मुसलमानों की या हिंदुओं, खैर ये तो एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट कि हम बड़े अहिंसक हैं और हम तो हिंसा कर ही नहीं सकते, इतने गहरे आपके मन में बैठी हुई है कि उससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो हमारा सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह था, अब तो खैर वो मर गया, तो उसका वो भी इन्हीं सारे मूल्यों को लेकर के चल रहा था। मुझे ये चीज़ इस तरह से भी समझ में आती है क्योंकि मुसलमान नॉनवेज खाते हैं बहुत प्रीडोमिनेंटली, उनके वहाँ ये नॉनवेज कटता है। हो सकता है इस वजह से भी बहुत सारे हाँ, ये भी एक वो हो सकता है कि भाई वो हलाल कर, वो देखते हैं सामने मादे ईद में बकरीद में हलाल कर रहे हैं, या जाहिर है कि मांस लाते होंगे तो उसको काटने के लिए बड़े चाकू भी घर में होंगे, उससे आपको कर ये सब होगा। लेकिन आपकी फूड हैबिट से आपके ये जो पूरा का पूरी पर्सनैलिटी है वो हिंसक या अहिंसक हो जाए, ये तो अवैज्ञानिक है ना। उस हिसाब से तो जितना भी वेस्ट है और बाहर की कंट्रीज हैं वो तो सभी हिंसक होंगे, सभी हिंसक होने चाहिए, क्योंकि वो लोग, उन लोगों का तो बेसिक डाइट ही यही सब है। जी जी, बहुत अजीब बात है जी। सर, एक और बात आप मुझे बताइएगा कि हम लोग अक्सर सुनते आते हैं और आज तक सुन रहे हैं कि हमारे देश में मुसलमान सेफ नहीं है, और पिछले कुछ सालों में ये धारणा बढ़ती चली गई है। ये सवाल हम अक्सर उठते हुए भी देखते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं जो आपने देखा इतने सालों से? मैं बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, इसमें बड़ा एक सीधा सा, चूँकि बहुत लंबे बातचीत का वो नहीं है। देखिए, मौलाना आज़ाद से सवाल 1948 में सोरेश कश्मीरी नाम के एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा मौलाना, अब अच्छा मौलाना तो आपको पता है कि लगातार मुसलमानों को समझाते रहे कि देश छोड़ के मत जाओ। एक बहुत भावुक भाषण दिया उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के। नहीं मुसलमान सुने, बहुत सारे मुसलमान चले गए, ज़्यादातर तो रुके ही। पार्टीशन के बाद भी ज़्यादातर मुसलमान तो इस देश में ही रहे ना। तो उन्होंने कहा, मौलाना ने कहा कि देखो, जब तक ये आईन है हिंदुस्तान का, जो संविधान है, ये बचा हुआ, तब तक मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं। मेरा भी मानना है। देखिए, इस संविधान ने हमें एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की, जिसे आप कह सकते हैं कि शासन प्रणाली और एक दृष्टि दी है, जो भारत के लिए एक तरह अभूतपूर्व है। हमारे पूरे इतिहास में आप देख लीजिए, कभी भी इतनी महत्वपूर्ण किताब नहीं रची गई जो इक्वलिटी पर इतना ध्यान देती हो, मतलब औरतों की, मर्दों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, जिसमें राज्य में सभी का बराबरी का हिस्सा हो। ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी धार्मिक किताब में, किसी हमारी जो कानून की बहुत सारी, जैसे मनुस्मृति वगैरह का लोग जिक्र करते हैं, किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। और हम इस मामले में भाग्यशाली थे कि हमको जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। तो शुरू के 17 सालों में हमने इतने ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन बना दिए, मतलब न्यायपालिका बनाई, प्रेस बनाया, आपको जो कल्चर और लिटरेचर के क्षेत्र में जो काम हुआ, प्लानिंग कमीशन बना, आपके बहुत सारे ट्रेडिशंस कायम हुए कि विधानसभाएं कैसे चलेंगी, लोकसभा कैसे चलेगी। ये तय हुआ कि साहब सबको एक वोट देने का अधिकार होगा, जो सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म होगा, यानी मुसलमानों के वोटों का भी उतना ही महत्व होगा। तो एक मुसलमान का, एक चमार का, एक ब्राह्मण का, एक क्रिश्चियन, सबका वोट बराबर होगा। ये एक ज़बरदस्त, जिसे आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज शायद इसके लिए तैयार भी नहीं था जिस समय ये लागू हुआ है। इसीलिए शुरू में बहुत सारी हिचकियाँ आप पाएंगे आती रही, लेकिन धीरे धीरे हम ओवरकम करते गए और हमने वो सारी संस्थाएं बना दी। एक बड़ी न्यायपालिका को लेकर के अक्सर लोगों के मन में बहुत सारे संशय हो जाते हैं, कई बार निराश होते हैं, लेकिन उसी न्यायपालिका से हमें बार बार इस तरह का इंसाफ भी मिलता है। बार बार राज्य अगर किसी नागरिक के साथ ज्यादती करता है तो बहुत से मामलों में हम पाते हैं कि वहाँ उसे इंसाफ भी मिल जाता है। जाहिर है कि हर इंस्टीट्यूशन में वीकनेस होंगी, उसमें भी होंगी वीकनेस। पत्रकारिता में भी आप देख लीजिए कि आज की जो पत्रकारिता है वो जाहिर है कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहली बार ऐसी पत्रकारिता हम देख रहे हैं, लेकिन अब वो सोशल मीडिया आ गया है, आप उसका गला नहीं घोट पा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जा रही, दबाने के बाद भी आ जा रही। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जब तक हैं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान यहाँ पे असुरक्षित हैं। मुसलमानों के साथ सारे डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद अभी भी आप देखिए कि 1947 में मुसलमानों का जो परसेंटेज था भारतीय आबादी में, उससे ज़्यादा हो गया। एक केवल मुझे अभी बाप बेटे का उदाहरण मिला है पिछले 1.5 साल पहले, जो भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, ये कह के पाकिस्तान चला गया। नहीं तो बाकी सब
के लिए रास्ते खुले थे, कितने लोग पाकिस्तान गए। हम जबरदस्ती बहुत सारे लोगों को ये कहने लगे हम कि तुम हमारे नागरिक नहीं हो, भाग जाओ, अपने आप कोई नहीं जा रहा। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान असुरक्षित हैं, ये तो मैं इसमें तो यकीन नहीं करता। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुसलमानों के साथ हमारा जो सिस्टम है अभी भी पूरा न्याय नहीं कर रहा है। जिसके वो हकदार हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो उन्हें हासिल हुआ है, वो पूरा का पूरा उन्हें मिल नहीं रहा है। लेकिन जाहिर है कि उसका मतलब ये नहीं कि वो असुरक्षित हो गए, यहीं लड़ेंगे। उनके साथ बहुत सारे हिंदू भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मुसलमान अगर उनके साथ ज्यादती हो रही तो वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा तबका हिंदुओं का है जो रोशन ख्याल है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक मूल्यों में विश्वास करता है, और वो भी उनके साथ खड़ा होता है। तो असुरक्षित है ये तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, लेकिन ऑन पेपर जो चीज़ें लिखी गई हैं, या अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कहें और हम कह दें कि किसी मुसलमान के साथ गलत होता है तो उसको जस्टिस मिलने में भी तो समय लगेगा, और हर कोई इतना समय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे वहाँ जस्टिस सिस्टम में हमारे पास जजेस की कमी है, हमारे पास एडवोकेट्स की कमी है, हमारी प्रोसेसेस सालों साल ले लेती हैं। जो इस केस की अभी हम बात कर रहे थे हाशिमपुरा की, उस केस में जस्टिस मिलते मिलते 31 साल लग गए। तो हर कोई 31 साल की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, लेकिन इसमें केवल एक चीज़ हमें ये याद रखनी चाहिए कि मुसलमानों के साथ तो होता ही है भाई, वो तो सिस्टम के अंदर तो इनबिल्ट कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन हिंदुओं के साथ भी होता है। हमारे हिंदुओं में भी बहुतों को हमारा जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह का पूरा सिस्टम है, उसमें तो मतलब ज़्यादातर लोग आम बातचीत में ये कहते हैं कि अदालत में जाने से कुछ नहीं होगा, कौन 30 साल मुकदमा लड़ेगा, कौन 50, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को जाके इंसाफ मिलेगा। ये बात तो हिंदू भी कहता है। तो वो एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसको हमें अलग से देखना चाहिए कि हमें अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें हमें क्या, तो अलग डिस्कशन का विषय हो जाएगा, उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। तो लेकिन ये भी बात सही है कि मुसलमानों के साथ कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। आप देखें ना, जेएनयू में कुछ बच्चे नारे लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो पता नहीं कितने सालों से बंद है। अब मुकदमा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन नहीं जमानत हो पा रही। बहुत सारे अभी मैंने देखा 2 मामले बड़े, वो जो अखबारों में जिनकी तस्वीरें आई, एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मां के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कहे, वो बुरी बात थी और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा तो कानून के तहत मिलनी चाहिए ना। उसका हाथ पैर तोड़ करके उसका प्रदर्शन किया गया और अखबारों में फ़ोटो छपवाई गई और कहा गया देखो अब मतलब ये मज़ा ले रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। और सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, हमारे राष्ट्रीय दैनिकों में मैंने देखा मज़ा लेने वाले भाव से तस्वीरें छपी कि देखो अभी लंगड़ा के चल रहा है, ये सीधा हो गया। तो वो शायद कोई हिंदू करता तो उस तरह नहीं होता। हालांकि हिंदू के साथ भी हो सकती है जाती। आप विकास दुबे वाला मामला आप जानते हैं, कानपुर का जो था, तो वो भी हो सकती, लेकिन मुसलमानों के साथ ज़्यादा होने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा आपने अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि हमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिले, और हम कई डिबेट्स में, कई आर्टिकल्स में और कई बार हम लोग सरकार के बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो ये कहते नज़र आते हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। देश आज़ादी के बाद उनको मिला था और उन लोगों ने बर्बाद करते चले गए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, बार बार इस चीज़ पे सवालिया निशान खड़ा किया जाता है। और अभी आपने बताया कि कितने सारे वंडरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे देश में आए। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कांग्रेस की जगह जो अभी हमारी मौजूदा सरकार है, अगर वो इंडिपेंडेंस के बाद होती तो हमारा देश और तरक्की कर रहा होता? मुझे तो इसका उल्टा लगता है। देखिए, पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, कहाँ चला गया आप जरा, मतलब वो कंपेयर करने का टाइम नहीं है। तो भारत भी अगर हिंदू राज बन गया होता तो भारत कहाँ गया होता, इसकी आप कल्पना कर सकती। आज जो इंस्टीट्यूशंस है ना, जिसमें जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट, आप तो सिर्फ इतना मैं आपको याद दिला दूँ कि जब ये 1949 दिसंबर में ये संविधान फाइनल हुआ, संविधान सभा ने उसे अंगीकृत कर लिया और 26 जनवरी को लागू होगा, 1950 में तय हो गया। तो उसी समय इस तरह के एडिटोरियल लिखे गए कि साहब ये तो हमारा संविधान हो ही नहीं सकता, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। तो मान लिया मनुस्मृति पर आधारित एक व्यवस्था आ जाती तो क्या औरतों को बराबरी का अधिकार देती, क्या शूद्रों को बराबरी का अधिकार देती, है ना? क्या संपत्ति का, हालांकि संपत्ति का बंटवारा हो नहीं पाया, थोड़ा बहुत लैंड रिफॉर्म्स हुए, लेकिन जो हुए क्या वो भी होने देती। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें तो पढ़ना क्या कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं, लेकिन ये जो संस्थाएं बनी हैं, ये संस्थाएं सिर्फ एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ही बन सकती थी।
ये कोई IIT IIM पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाया? नहीं बन सकता, क्योंकि उनके लिए मदरसा ज़्यादा महत्वपूर्ण। IIT तो छोड़ दीजिए, वो तो मदरसे के चक्कर में रहेंगे। तो या जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो पाती क्या अगर कोई हिंदू राज बन गया हो तो 1947 में? तो ये तो देखिए, एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक समाज में कितने चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं, ये हमने अपने देश में देखा। और अपने पड़ोस में उसका विपरीत देखा, जो एक इस्लामिक स्टेट बन गया, वो किस गति को प्राप्त हुआ ये हम जानते हैं। तो ये कहते हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने बर्बाद किया और क्या किया, ये तो कहने दीजिए उन्हें। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि देश में तरक्की होती चली गई, हमने देखे हैं कि हम लोग पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें, 1947 में हम लोग अलग हुए और पाकिस्तान आज कहाँ हैं, हम आज कहाँ हैं, ये सिर्फ लीडरशिप की वजह से है या ये जिस तरीके से परिस्थितियां हमारी रही हैं, क्योंकि अंग्रेज तो दोनों को छोड़ के गए थे ना। तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा मिराक्युलस इंडिया ने किया कि वो इतना इम्प्रूव कर गया और पाकिस्तान गर्त में जाता चला गया? देखिए, लीडरशिप का बहुत मतलब था। हमें महात्मा गांधी मिले। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 तक रहे, यानी करीब 7-8 महीने तक रहे। जवाहरलाल नेहरू मिले, जो 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। सरदार पटेल मिले, जो 3 साल ही गृह मंत्री रहे। 3 साल में उन्होंने जबरदस्त, मतलब जो 500 से ज़्यादा रियासतों को एक करना छोटा मोटा काम था। हमें मौलाना आज़ाद जैसा एजुकेशन मिनिस्टर मिला। आपको पता, UGC मौलाना आज़ाद की बनाई, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, ये अकादमी शब्द ही मौलाना आज़ाद का दिया हुआ ट्रांसलेशन एकेडमी के लिए। अब हमें लगता है तो हमारी भाषा का शब्द है। तो ये सारी ये संस्थाएं जो लिबरल यूनिवर्सिटियां थी, वो कैसे बनी? आप सोचिए कि आज की जो यूनिवर्सिटियां हैं, अब उनकी अगर आप उनकी तुलना करें और जिन कॉन्सेप्ट पे ये लिबरल यूनिवर्सिटियां इस देश में खड़ी हुई थी, अगर आप इनकी तुलना करने लगे तो आपको बहुत निराशा होगी। आप दुखी होंगे कि हम कहाँ पहुँच गए। तो ये सारी संस्थाएं तो कोई बड़ी ऊंचे दर्जे की लीडरशिप ही बना सकती थी। मुझे कांग्रेस से कोई कोई इस तरह का प्रेम नहीं है कि मैं कांग्रेस की वकालत कर रहा हूँ, लेकिन वो कांग्रेस तो एक प्लेटफॉर्म थी ना, कोई एक पार्टी तो थी नहीं। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें वो तमाम लिबरल डेमोक्रेट्स थे जो विलायत से पढ़ के, जो भारत के अलग अलग जगहों से पढ़ लिख करके आए थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि नहीं, हमें एक सेकुलर समाज बनाना है। देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सवाल है कि 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, 1951 में चुनाव प्रचार शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू ने 300 सभाएं एड्रेस की, और हर सभा में, वो जलंधर से उन्होंने शुरू की और पूरे देश में घूमते रहे, 300 सभाएं की। हर सभा में सिर्फ एक सवाल पूछते थे कि भाई, अब हम आज़ाद हो गए हैं और एक नया मुल्क बन गया, हमें कैसा मुल्क बनाना चाहिए? हमारे बगल में एक इस्लामी मुल्क बन गया है, क्या हमें हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाना तो बहुत आसान था, क्योंकि पार्टीशन इसी प्रमाइस पे तो हुआ था ना कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग नेशन हैं, ये साथ रह नहीं सकते। तो ठीक है, अब एक मुस्लिम नेशन बन गया तो हिंदू नेशन बन जाएगा। लेकिन उन 300 सभाओं में जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक सवाल पूछा, हमें कैसा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए? और पूरे 300 सभाओं में सिर्फ वो 1.5 घंटे में ये बताते थे कि क्यों हमें एक सेकुलर डेमोक्रेटिक समाज चाहिए। अगर हम हिंदू राष्ट्र बन गए तो हम टूट जाएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू का लुभाव होता था, और वो कहते थे कि भाई, हमको कुछ भी हो जाए, हमें एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक समाज बनाना है। अच्छा, आप आज तो कहना बड़ा आसान लग रहा है। आप 1951 में सोचिए, जबकि पूरे देश में आग लगी थी और लाखों की संख्या में हिंदू और सिख लुटे पीटे लौट रहे थे। जो भारत से मुसलमान जा रहे थे तो चलिए चले जा रहे थे, लेकिन ये जो आ रहे थे अपने नैरेटिव्स लेके आ रहे थे। इनकी संपत्तियां लूटी थी, इनकी औरतें बेइज्जत हुई थी, इनके लोग मरे थे, और उनके बीच में खड़े होकर के ये समझाना कि भाई, अगर हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये कितनी बड़ी बात थी। या गांधी जी का आप सोचिए, दिल्ली में मुसलमान बचे कैसे? दिल्ली से भी मुसलमान साफ हो जाते, जैसे पंजाब से हो गए थे, सिर्फ गांधी जी के एक अनशन की वजह से बचे। सरदार पटेल जैसा व्यक्तित्व था, मौलाना आज़ाद, मतलब बहुत, अगर आप नाम लीजिए तो कई बार आश्चर्य होता है कि अरे, एक ही कैबिनेट में 16 लोगों की कैबिनेट, उसमें इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज एक साथ मौजूद थी। तो ये उन्हीं की देन है कि आज हम बचे हुए हैं, न सिर्फ बचे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे बगल में एक इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, वो रसातल में जा रहा है। तो जब हम इतनी एनालिसिस जानते हैं और हम ये अपने पास्ट में देखते आए हैं अपने देश में, तो फिर जब हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं या फिर
बड़े बड़े स्टेजेस से ये बात कही जाती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है, ये वोट बूइंग है, वोटर्स बूइंग है, या फिर सच में एक ऐसी मंशा है, या तो सिर्फ एक वही जो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते हुए आए थे उसी प्रैक्टिस को अब हम डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में वोट पाने के लिए, या सच में आपको लगता है कि एक चहलकदमी है इस तरफ कि हम लोग एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, जरा उनसे कहिए कि भाई हिंदू राष्ट्र का एक खाका तो हमारे सामने रखें। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होगा? क्या मनुस्मृति से चलने वाला समाज होगा? हाँ। क्या औरतें वहाँ फिर सती होंगी? क्या औरतों और मर्दों को बराबर का अधिकार देगा आपका हिंदू राष्ट्र? अगर आप सचमुच अपने स्क्रिप्चर से और अपनी जो परंपराएं उनसे बनाएंगे, आप कोई 2026 का कोई हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ले आए, वो अलग बात है। क्या आप उसमें शूद्रों को ये अधिकार देंगे कि आपके बगल में आके बैठे? क्या उनको शासन करने? आप तो शूद्र आपका प्रधानमंत्री हो सकता है, होते होते रहे ही हैं जगजीवन राम, तो क्या आप ऐसा अधिकार उनको देंगे? तो हिंदू राष्ट्र है क्या, पहले यही बताए ना। वो ये कोई सबका अपना अपना हिंदू राष्ट्र है। जैसे हाथी अंधों की कहानी है ना कि 6 अंधों के पास को एक हाथी के पास ले जाइए तो सबके लिए हाथी का आकार अलग अलग है, उसी तरह हिंदू राष्ट्र सबके लिए अलग अलग है। जो आपने अपने प्रश्न के आखिरी भाग में जो कहा वही सच है कि बांटो और राज करो का ये एक तरीका है। आप भाई आप बड़े ही चीज़ें, हालांकि मज़ेदार बात है, जैसे हालांकि ये पॉलिटिकल वो हो जाएगा, मैं मानता हूँ कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमने आप सड़कें देखिए, रेलवे देखिए, एयरपोर्ट देखिए, शिपिंग देखिए, बड़ा काम किया। इन्होंने खाली शिक्षा नष्ट की, वो भी उधर भी देना चाहिए था, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया। लेकिन ये उसकी बात ही नहीं कहते, कभी वोट इस पर नहीं मांगते कि देखो हमने इतनी अच्छी सड़कें बना दी, हमारे रेलवे का इतना हमने एक्सपेंशन किया। वोट इस पर मांगते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी सारे हिंदू एक हो जाओ, हमको वोट दे दो। तो ये बांटो और राज करो वाले ही तो एक एक्सटेंशन है जी। जहाँ हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे पुलिसिंग के बारे में, और हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि पुलिसिंग स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हम हाशिमपुरा वाले केस के बाद रुक गए थे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में माहौल बन रहा है, जहां हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि सबको एक हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर यही धारणा चलती रही और यही कंडीशनिंग होती रही लोगों की, तो ये केसेस बढ़ जाएंगे जैसा हाशिमपुरा में 1987 में हुआ था? हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में हमको ऐसे देखने के लिए मिले? नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर हमने, राज्य ने ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि हमारे लिए हमारे समाज का एक जो हिस्सा है वो हमारा दुश्मन है, उसके साथ आप इंसाफ करो, बेइंसाफी करो, कुछ करो, हमसे कोई मतलब नहीं, तो ऐसे केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ये बायस हम लोगों के दिमाग में बैठता चला जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ऐसे केसेस बढ़ेंगे। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में जब कहीं पर कोई रायट होता है तो पुलिस ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है या रिएक्ट करने की कोशिश करती है? देखिए, दुर्भाग्य से अभी तो हमारा ज़्यादा रिस्पांस रिएक्शन वाला ही, रिएक्टिव ही होता है, क्योंकि प्रोफेशनली हमको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा। हाँ। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा कि आज जो हम पुलिस देख रहे हैं, ये 1860 के आसपास जो कानून बने थे उनसे ये बना है। पुलिस एक्ट आया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये 1860 और 70 के बीच में, 73 के बीच में ये सारे कानून बने, उन्हीं से आज का पुलिस सिस्टम बना। वो एक खास तरह का उसको रोल और एक खास तरह की एक्सपेक्टेशंस थी अंग्रेज़ों की, जिसके लिए उन्होंने बनाया था। एक कॉलोनियल टाइम में उन्हें एक ऐसा पुलिस तंत्र चाहिए था जो क्रूर भी हो, जो करप्ट भी हो, जो कानून कायदे को ठेंगे पर रखता हो, उनके कहने पर कुछ भी कर दे। तभी आप देखिए कि काला आदमी खाकी कपड़ा पहन के अपने काले लोगों पे गोली चला देता था, लाठी चला देता था। गोरा तो पूरे शहर में एक ही होता था या 2 होते थे। तो उसमें पुलिस ने बड़े बढ़िया काम किया। 90 साल तक आप सोचिए कि 1857 से 1947 तक अंग्रेज बहादुर यहाँ रहा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये एक स्वाभाविक अपेक्षा थी कि अब पुलिस मतलब आमूलचूल परिवर्तन होगा, पुलिस के चरित्र में परिवर्तन होगा। लेकिन पुलिस का चरित्र तो वही रह गया, कानून वही रह गए। क्यों ऐसा हुआ? मैं जब पुलिस में नहीं आया तो तब भी मेरी दिलचस्पी थी, और जब आ गया तब तो मैंने और इसे, चूँकि अब मैं सिस्टम का पार्ट हो गया तो समझने की कोशिश की, भाई ऐसा क्यों हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण ले लीजिए ना। उत्तर प्रदेश जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके लिए कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री पुलिस मंत्री थे पहले। ये दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, दोनों अंग्रेज पुलिस के हाथों जातियाँ सह चुके थे। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में तो पता नहीं वो कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन एक बात कही जाती थी कि उनकी गर्दन हिलती रहती थी
क्योंकि पुलिस की लाठियाँ उन्होंने खाई थी, एक सिंबॉलिक ही सही। तो ये सारा जो लीडरशिप आई थी वो पुलिस की जातियों की शिकार लीडरशिप थी ना। कानून कायदे को धज्जियाँ उड़ाने वाली पुलिस के हाथ वो सताए गए थे। तो जब वो आए थे तो उन्होंने क्यों नहीं बदला, इसे हमें ज़रा गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो नए शासक आए उनको भी वही पुलिस पसंद थी जो उनकी फर्माबरदार हो, जो उनके कहने से उनके विरोधियों के हाथ पैर तोड़ दे, जो कानून कायदे को ठेंगे पर रखे। मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा दरोगा होता है? वो दरोगा जो उसके विरोधियों के हाथ पैर तोड़ता रहे, उसके समर्थकों के खिलाफ कोई मुकदमा ना कायम होने दे, उसका जब अब तो खैर बूथ कैप्चरिंग का ज़माना तो चला गया नहीं, अभी 15-20 साल पहले तक वो ठप्पे लगा करके बूथ वो होते थे तो वो बूथ लुटवा दे, उसके विरोधी बूथ ना लूटने पाए, इसका वो करता रहे। तो ये उसे बड़ा पसंद रहता है और वो इसमें हस्तक्षेप करता रहता है, यही चाहता है। तो जब इसी तरह के पुलिस शासक चाहता है तो उसी तरह की पुलिस बनी हुई है। दिक्कत ये हुई ना कि जैसे हमारी जनता में भी कभी कोई बड़ी मांग, आपने कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा जो ये कहे कि नहीं हमें एक सभ्य पुलिस चाहिए। वहां तक इंसान की सोच ही नहीं पहुंच पाती है ना, नहीं, क्योंकि तो बाकी चीजों में उन लोगों को उलझाए रखते हैं। हमारी जिंदगी के हर पक्ष को जो संस्था सबसे ज्यादा छूती है वो पुलिस है। आप घर से बाहर निकलते ही आपका पुलिस से साहब का पड़ता है, आपका ट्रैफिक है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आप दफ्तर पहुंचेंगे कि नहीं, आपके यहाँ चोरी तो नहीं हो जाएगी जब आप बाहर निकल, हर चीज़ में तो पुलिस की वो है। तो आप क्यों नहीं ये मांग कर सकते कि साहब नहीं हमें एक एफिशिएंट पुलिस चाहिए, एक प्रोफेशनल पुलिस चाहिए, एक सभ्य पुलिस। मैं तो सभ्य शब्द इस्तेमाल करता हूँ। आप देखिए पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है, यानी अपराधियों को पकड़िए उनके पैर में गोली मार दीजिए। आप इसको किसी सभ्य समाज में हो सकता है और इसको जनता का समर्थन हासिल है। मज़ेदार बात है कि आप अगर जनता के बीच ये कहिए कि भाई सज़ा देने का काम तो अदालत का है ना, आपका काम तो ये है कि एक अपराध हो गया, आपने अपराधी को पकड़ा, उसका इन्वेस्टिगेशन किया, सारा एविडेंस इकट्ठा किया, अदालत के सामने रखा, अदालत सज़ा दे। अदालतें 20 साल तक सज़ा ना दें तो इसके लिए भी तो राज्य ही दोषी है ना। क्या क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था करता है कि साल भर के अंदर सज़ा हो जाए, 2 साल के अंदर मुकदमा ख़त्म हो जाए। तो ये ज़्यादा आसान है। कौन उसे 20 साल, अच्छा उसमें 20 साल रहने के बाद सज़ा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सबसे अच्छा है कि पुलिस वाला पकड़े और उसको पैर में गोली मार दे, जान से ले, जान उसकी ले ले। आप बताइए कि पुलिस को आपने, पुलिस का जो काम था वो तो था ही, और उसे जज का भी काम सौंप दिया और जल्लाद का भी सौंप दिया और इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई, सोसाइटी इसको सपोर्ट करने लगी। तो फिर ये सोसाइटी ऐसी ही पुलिस डिज़र्व करती है। लेकिन हमें खड़े होकर कहना पड़ेगा कि हम ये पुलिस डिज़र्व नहीं करते, हम बेहतर पुलिस डिज़र्व करते हैं, सभ्य पुलिस डिज़र्व करते हैं। उसी में जो आपका सवाल है वही जुड़ा है कि जब कम्युनल राइट होता है या कम्युनल राइट छोड़ दीजिए, कोई भी बड़ी घटना होती है तो हम हमेशा रिएक्शन में के मोड में ही क्यों रहते हैं। हमारा प्रोफेशनलिज्म तो ये डिमांड करता है ना कि हमारी पहले से तैयारी होती, हमारी ट्रेनिंग होती, हमारा रिस्पांस होता। आखिर ये कैसा होता, देखिए आप ब्रिटेन में या किसी भी वेस्टर्न मुल्क में चले जाइए, आप सड़क कहीं पुलिस नहीं दिखाई देगी, लेकिन एक एक्सीडेंट हो जाए तो 5 मिनट के अंदर पता नहीं कहाँ से वो आकर के वो आपको चारों तरफ घेरे रहते। तो वो प्रोफेशनलिज्म का हम तो इसमें विश्वास करते हैं कि 500 लोगों को सड़क पे खड़ा कर दो, वो ज़रूरत पड़ने पर वो किसी काम ना आए, स्टैम्पीड हो जाए, 10-20-50 लोग मर जाएं, तब भी वो जिस तरह से ऑपरेट करें वो नॉन प्रोफेशनल ऑपरेशन, बहुत से लोगों की जान तो तब भी बचाई जा सकती है। लेकिन हम उसके लिए ट्रेन ही नहीं है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इन सब के लिए हमको एक बेहतर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की ज़रूरत है। जो दुर्भाग्य से जो हमारे आज़ादी के बाद के शासक थे उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा, मतलब पुलिस रिफॉर्म या पुलिस में चेंज के नाम पर जो होता रहा है उसका एक छोटा सा उदाहरण है, वो सिंबॉलिक है, उससे आप समझ सकती हैं। लाल बहादुर शास्त्री पुलिस मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, किसी स्टेडियम में खेल हो रहा और वो कुछ बच्चों लड़कों से और पुलिस वालों से कुछ झड़प हुई, थोड़ा लाठी वाठी चल गई, लड़के उत्तेजित होकर के पुलिस मंत्री के घर पहुंच गए और उन्होंने शिकायतें शुरू की। शास्त्री सुनते रहे सब कुछ। फिर अंत में लड़कों ने कहा कि साहब आज तो हो गया, कल से वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं दिखना चाहिए, कोई खाकी पगड़ी नहीं दिखनी चाहिए। शास्त्री जी ने कहा ठीक है, कल से वहाँ कोई खाकी पगड़ी नहीं दिखेगी। दूसरे दिन लड़के स्टेडियम पहुँचे तो वहाँ पर लाल पगड़ी पहन के पुलिस वाले खड़े थे। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन था कि खाकी पगड़ी लाल पगड़ी हो गई, लाल पगड़ी खाकी पगड़ी हो जाए।
तो आप जो बेसिक जो जिससे कि प्रोफेशनलिज्म बढ़े, जो चेंजेस कानून में, जो चेंजेस ट्रेनिंग में, जो चेंजेस रिक्रूटमेंट में, और सबसे बड़ा तो उनकी दृष्टि में, है ना, उनके सोचने के तरीके में जो चेंजेस होने चाहिए, वो तो आप करेंगे नहीं। और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि भाई अपराध बहुत बढ़ रहा है, जनता बड़ी हल्ला मचा रही, मार दो। अगर जान नहीं ले पा रहा तो कम से कम पैर, इसका एक पैर का लंगड़ा कर दो। तो आप बताइए, ये आप अगर हमारे शासक खुद ही पुलिस को असभ्य बनाएंगे और कानून कायदे को ठेंगे पे रखने वाली संस्था बनाएंगे, तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकती हैं कि आपको बेहतर पुलिसिंग मिले? उसी के साथ जब हम लोग पुलिस और पीपल इंटरेक्शन की बात करते हैं, हम देखते हैं एक डेफिसिट है कि जो आम इंसान है वो पुलिस पर भरोसा नहीं करता है, और ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं तो उनका भी हमेशा कहना था कि पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे माँ बाप भी हमें यही सिखाते आते हैं, और धीरे धीरे करके आप कंडीशनिंग कह लीजिए या आप सुनते आए हो और आपको विरासत में ये चीज़ मिलती जा रही है कि आप भी यही चाहते हैं और यही मानते हैं कि यार पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सो मच सो कि अगर हम लोग कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको रिपोर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, हमने देखी होती है, तो हम मुकर जाते हैं कि कौन इन सब चक्करों में फंसे। आपको लगता है कि ये जो ट्रस्ट फेलियर है ये सालों साल से चलता आ रहा है और इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है? देखिए, आपने बहुत सही बात कही। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, डीजी पुलिस के रैंक से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन आज मेरा बच्चा सड़क पे किसी दुर्घटना या उसकी कार चोरी हो जाए, मैं आखिरी आदमी हूँगा जो उसे सलाह दूंगा कि तुम थाने चले जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि पहले थाने में मैं पूरी व्यवस्था करा लूँ, तब इसको भेजूँ। तो मुझे पता नहीं वो थाने जाएगा, उसको गाली दे दी जाएगी, उसे ढकेल के भगा दिया जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी, क्या होगा थाने पर कोई नहीं जानता। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ज़रा सोचना चाहिए ना। देखिए, फिर पुराने उस पर मैं लौट रहा हूँ। ये पुलिस हमने, अंग्रेज़ बहादुर ने हमें बनाई है ना। अंग्रेज़ के यहाँ, अपने यहाँ लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो कांस्टेबल है उसको बॉबी कहते हैं। उस बॉबी की इमेज क्या है? उस बॉबी की इमेज इतनी पीपल्स फ्रेंडली है। सिर्फ एक उदाहरण आपको दूंगा कि एक बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, उसकी साइकिल पंक्चर हो जाए, तो वो नज़र चारों तरफ घुमाता है, उसे एक बॉबी दिखाई देता है, उस बॉबी को जाके साइकिल थमा देता है और स्कूल चला जाता है। जब वो लौटता है तो बॉबी उसका पंचर ठीक करा करके उसकी साइकिल उसे हैंड ओवर करता है ना। हमारे यहाँ पुलिस का क्या काम है? हमारे यहाँ बच्चे जब रोते हैं रात में तो माएँ उन्हें डरवाती हैं कि पुलिस अंकिल आ जाएगा, दूध नहीं पी रहे तो पुलिस आ जाएगी, है ना। तो हमने एक एंटी पीपल पुलिस बनाई ही है। ये कोई वैक्यूम से चीज़ें नहीं आ रही। हमें एक जो ये ट्रस्ट डेफिसिट की जिसकी आप बात कर रही हैं, हमने ट्रस्ट कायम करने की कोशिश कब की? हमारे यहाँ बहुत पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप की बात होती है। पुलिस में मोहल्ला सुरक्षा समितियाँ बनती हैं। वो मैं भी 20-25 साल तक कप्तानी करता रहा, या दूसरे उस पर रहा तो मैं भी ये करता। लेकिन मैंने हमेशा देखा कि जो मोहल्ला कमेटियाँ हैं या जो थाने में पीस कमेटियों के नाम पे इकट्ठा हुए, वो ज़्यादातर हिस्ट्री शीटर्स हैं, ज़्यादातर अनरूली एलिमेंट्स। उसमें बहुत कम सभ्य, भले और वेल मीनिंग लोग दिखाई देंगे आपको। तो हम तो इनकरेज ही इस बात को कर रहे हैं ना। और दिक्कत यह है कि हमारी जनता भी इसमें, कई बार आप किसी थानेदार की तारीफ सुनते हैं किसी के मुंह से, तो ये कहते हैं कि साहब बदमाश एकदम, उसका मतलब उसका डंडा जो है उसी का प्रताप गाया जाता है। ये कभी नहीं कहा जाता कि भाई वो इतना भला है कि कोई भी उसके वहाँ चला जाए तो पहले बैठाएगा, उसका दुख दर्द सुनेगा, उसको पानी पिलाएगा, जितना कुछ उससे काउंसलिंग हो सकती करेगा, जो जिस तरह का अपराध उसके साथ हुआ उसमें उसकी मदद करेगा। यहाँ तो उल्टा ही है कि आप जाइए तो सबसे पहले जो बाहर गेट पे संतरी खड़ा है उससे लेकर के और थाने के मुंशी तक सब आपको मतलब आप ही अपराधी इस भाव से आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो ये दिक्कत सिर्फ इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट वाली जो बात कर रहे हैं ना, कि हमने पुलिस के बुनियादी चरित्र में कोई परिवर्तन करने की कोशिश ही नहीं की ना। हम जो अंग्रेज बहादुर को तो ये सूट करती थी पुलिस, जो अंग्रेजों ने बनाई, ये तो उनके अपने हित में थी, लेकिन हमारे हित में तो नहीं होनी चाहिए ना। हमें इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। तमाम पुलिस कमीशन बने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, कोई हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, थोड़ा बहुत PR हो जाता है, उससे थोड़ी पब्लिसिटी हो जाती, फिर स्थितियाँ जो कि त्यों हो जाती। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात कोई हवाई नहीं है, ये सच है।
और जैसे पुलिस वाले की आप बात कर रहे हैं जो आपको आदर सत्कार से रखे, आपकी बात सुने, आपको लगता है कि अगर ऐसा एकदम आइडियल पुलिस वाला सिस्टम में होता है तो लोग उसकी सराहना करते हैं, उसे हीरो मानते हैं, या वो सरदर्दी बन जाता है? नहीं, सरदर्दी बन जाता, कोई हीरो नहीं मानता। जी हाँ, जी हाँ। मुझे देखिए फिर एक एनेक्डोट सुना रहा हूँ। हाँ। एक मैं जब सर्विस अभी शुरू कर रहा था तो एक डीआईजी साहब थे गोरखपुर में। मेरे ख्याल से अभी मैं स्टेट सर्विस के थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, मैं नाम अभी याद आ जाता बताता हूँ। तो मैं उन्हें कॉल ऑन करने गया तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा देखो मेरे पास अभी एक डेलीगेशन आया था, वो किसी एक पर्टिकुलर थाने के इंचार्ज के खिलाफ, और उन्होंने कहा साहब आपके थानेदार साहब बड़े शरीफ आदमी, चल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं सुनता रहा। मैंने कहा देखिए उस थाने में ये 150 हिस्ट्री शीटर है, आप इनमें से किसी को बताओ उसको थाने का इंचार्ज बना दूँ, तो एकदम बहुत चक्कर है कि क्या बात। उन्होंने कहा एक शरीफ आदमी है तब तो उसे आपको और चलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो शरीफ है इसलिए आपका जो परसेप्शन है पुलिस को लेकर के उसमें वो अनफिट है और उसमें वो नालायक है, और उसका अफसर भी कुछ दिनों बाद उसे हटा देंगे कि ये तो किसी काम लायक नहीं। तो हमें काम लायक वाला जरा छवि बदलनी पड़ेगी ना। एक भला शरीफ, कानून का पालन करने वाला, संविधान जिसके लिए सर्वोच्च हो। आप जब पास आउट होते हैं ना अलग अलग रैंक्स पे पुलिस में, तो आप शपथ किसकी लेते हैं? आप शपथ संविधान की लेके जाते हैं, गीता और रामायण और कुरान और बाइबल की शपथ नहीं लेते। तो उस शपथ की इज्जत करने वाला कोई आदमी हो तो ऐसे आदमी को सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं। आपके हिसाब से किसी पुलिस वाले का बायस ज़्यादा खतरनाक है हमारे देश के लिए या किसी नेता का? देखिए दोनों वो है। नेता चूँकि पॉलिसी मेकर है, वो अपेक्स में बैठा है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन को सुधार सकता है, बिगाड़ सकता है, वो तो है, लेकिन ग्राउंड पे पुलिस वाले का दिखाई देता है। नेता तो लखनऊ में, पटना में, रांची में बैठा है, हो सकता है आप कभी उसका चेहरा न देखें। पुलिस वाला तो अगले मोड़ पे ही आपको मिलेगा। तो जाहिर है कि दोनों बायस बुरे हैं। सर आप पुलिसिंग सिस्टम में रहे और आपने पुलिसिंग सिस्टम की खामियों को खुलकर बोला। जो हाशिमपुरा वाला केस भी था कि जैसे बहुत सारे पुलिस वालों ने मारा था, हो सकता है कि आप भी उस चीज़ पर पर्दा डाल के उस चीज़ को जाने दे सकते थे, लेकिन आपने उस पर ना सिर्फ उस वक्त आवाज़ उठाई, 30 साल तक की उसकी लड़ाई चली, 31 साल बाद उसमें जस्टिस मिला, किताब भी लिखी आपने कि जो लोग उस टाइम उसको नहीं पढ़ पाए होंगे या उसके बारे में नहीं जान पाए होंगे उनको अब पता चल गया होगा। ये सारी चीज़ें अगर मैं ध्यान में रखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या आज के समय में भी सिस्टम के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना क्या उतना ही आसान है या फीजिबल है जिस तरीके से आपके लिए था? देखिए आज बहुत मुश्किल है, उतना ही तो छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल आसान नहीं। हमारी जो पहली लीडरशिप थी ना, जो 60s 70s तक जिंदा रही, वो ज़्यादातर आज़ादी की लड़ाई से निकले हुए लोग थे, है ना। एक खास तरह के वैल्यू सिस्टम विश्वास करते थे। करप्शन भी आना शुरू हो गया था बड़े पैमाने पर। 60 वाला जो दशक है वो तो एक तरह कहा ही जाता है कि भाई धीरे धीरे मोह भंग हो रहा था, है ना। तो वो भी था, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत डेमोक्रेटिक वैल्यूज बचे हुए थे। देखिए मेरा एक उपन्यास शहर में कर्फ्यू है, जो इलाहाबाद में मैं एसपी सिटी था, दंगे हुए तो उन अनुभवों पे है। आज मैं सोचता हूँ क्या उस तरह का उपन्यास कोई एसपी, बहुत सारे पुलिस में अभी भी लेखक हैं और लिखते हैं, क्या आज वो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाशिमपुरा 22 मई तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते, है ना। हाशिमपुरा 22 मई तो आज अगर मैं सर्विस में होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या स्थिति होती। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य को सहिष्णु भी होना चाहिए, राज्य को जो डिसेंट है उसको रीजनेबल लिमिट तक प्रमोट भी करना चाहिए। और ये तो क्रिएटिविटी, साहित्य और इन सब पे तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब कैसा राज्य है ये आप इस पे क्या कमेंट किया जाए। देखिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार 1.5 महीने तक सिर्फ इसलिए रुके रहे कि किसी ऐसे व्यक्ति को ना मिल जाए जो कि, जबकि साहित्य अकादमी तो स्वायत्त संस्था थी। साहित्य अकादमी में तो राज्य का कोई दखल होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसमें भी दखल किया राज्य ने। सारी जितनी आपकी ललित कला अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सारे के सारे इसके जो लिबरल यूनिवर्सिटियाँ हैं वो कहाँ पहुँच गई हमें देखना चाहिए। तो आज समय मुश्किल है। एज ए रिटायर्ड पुलिस सर्विस पर्सन आप किस तरीके से देखते हैं जो यूपी में बुलडोजर एक्शन है जिसकी खूब सराहना होती है? हाउ डू यू सी इट? तो ये बुरी चीज़ है, मतलब आपको बुलडोजर और इंसाफ ये दोनों शब्द ही एक दूसरे के विरोधाभासी है ना। आप किसी ने बहुत सीरियस ऑफेंस किसी ने कर दिया, कत्ल कर दिया, तो उसको भी सजा देने का अधिकार तो अदालत को ही होना चाहिए ना। अगर आप एक सभ्य समाज बना रहे हैं, अगर आप बर्बर और मध्ययुगीन समाज बना रहे हैं तो ठीक है, फिर तो आप उसको लाकर, तो ये बुलडोजर तो यही काम कर रहा है ना।
और जब आप बुलडोज़र चलाने का आपको नशा आ जाता है, तब आप पाएंगे कि इन मतलब बिना किसी आप कोई उसमें किसी भी तरह का विकल्प मतलब कोई भी अपवाद नहीं होगा, है ना। वो ज़्यादातर चलेगा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, वो ज़्यादातर चलेगा वीकर सेक्शंस के खिलाफ, वो ज़्यादातर चलेगा ऐसे लोगों के जिनका कोई पुरसा हाल ना हो। जो ताकतवर है, अमीर है और अदालत जा सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप में जिसकी से, उसका थोड़ी चलेगा। तो ये आप अगर ये केस स्टडी कर लीजिए जिन लोगों के जिनके यहाँ बुलडोजर से जिनके घर गिराए गए, ज़्यादातर आपको इन्हीं सेक्शंस के लोग मिलेंगे। सर, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा इस पॉडकास्ट के लिए। अगर आपको पुलिसिंग के बारे में, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में कोई ब्रूटल सच बताना हो हमारी ऑडियंस को, तो वो क्या होगा? देखिए, मुझे ये कहना है कि देखिए, ये पुलिस वाले भी इसी समाज से आ रहे हैं। जो मूल्य समाज में डोमिनेंट है वही मूल्य उनके भी हैं। जब जैसे एक सिपाही हमारा 28 साल की उम्र में आता है, 8-9 महीने उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो तो जो वैल्यू सिस्टम वो लेके आता है अपने कंधे पर, उसके साथ वो सर्विस करता है। तो एक तो हमें समाज के अंदर ही जो पूरा का पूरा हमारे सोचने का तरीका है, अपराध मुख्य उसमें है, लेकिन राज्य के अल्पसंख्यकों के साथ रिश्ते क्या हों, जेंडर इक्वेशंस कैसे हमारे समाज में बने, हम कानून एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन कैसे बने, है ना। ये नहीं कि अगर हम बाएं की जगह दाहिने गाड़ी चला रहे हैं तो हम ताकतवर हैं, ये प्रदर्शन करें। तो ये सारा तो ये समाज के अंदर ही हमें वो करना पड़ेगा। और पुलिस ऑफिसर भी इसी समाज से आ रहे हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, समाज को इसमें बोलना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि हम बेहतर पुलिसिंग डिजर्व करते हैं। Absolutely. हम 80 साल हो गया इस देश को बने, हम दुनिया के, हम भले अपने मुंह से ही कहते हों, लेकिन विश्वगुरु कहते हैं, तो विश्वगुरु को एक बेहतर पुलिस सिस्टम चाहिए। ये पुलिस सिस्टम जो अंग्रेज बहादुर ने बनाया था, ये नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सर, हम लोगों से बात करने के लिए और हमें एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए चीज़ों को लेकर। आपने बहुत सारे सवालों के आंसर दिए, हमारे बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर किए। सो थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हमारी ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई सवाल हो पुलिसिंग सिस्टम के बारे में तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने सर की किताबें पढ़ी हैं तो उससे रिलेटेड सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जा सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, अगर आप इस समाज में रहते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक बेहतर पुलिसिंग सिस्टम की डिमांड करें जो हमारे साथ फ्रेंडली हो, जिनके साथ हम अपने दुख दर्द शेयर कर सकें। क्योंकि मैं हूँ, चाहे आप हो, हम सब जानते हैं कि पुलिस तक पहुँच पाने में हम कितना समय लगाते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं, विचारते हैं, जाएं ना जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं, क्या ये मामला बिना पुलिस में जाकर सॉल्व हो सकता है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हम लोग डेली बेसिस पे फेस करते हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे अगर हम अपनी सरकार से, अगर हम अपने सिस्टम से एक बेहतर पुलिस की डिमांड रखें। क्या है आपका कहना है इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में, ये आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखते जाइएगा। और जाने से पहले हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा।